बच्चा को उसकी माँ के सामने गोली मार दी गई और उसके अभी कुछ देर पहले उसकी जान चली गई। हमारा मांग बा फांसी होके के चाहिए। फांसी होकर के चाहिए। भावुक हो गया तो हमने कहा कि क्या मैटर है। देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर हर तरह के वीडियो चलता है। ज़रूरी नहीं तिवारी को ठोक दिया गया, 3 दिन से पुलिस का सरदर्द बना हुआ। जियो तिवारी जनेऊधारी बहुत ही चल रहा है और इसमें सवाल ये आ रहा है कि अगर भरत तिवारी नहीं होते तो क्या ये मामला उतना ही तूल पकड़ता? अगर जनेऊधारी नहीं भी होता और मामला सामाजिक होता तो ज़रूर इसके ऊपर हम लोग कि आपने पूरा नहीं मामला जाना है। वो पहले लाइव रोकता था, फिर हथियार उठाने की कोशिश करता था, गोली चलाता था और फिर लाइव ऑन कर लेता था। मार देले तो जान से कुछ ना कर, गलती रही रे दादा, गलती कुछ ना रहे। आप क्या मांग करेंगे सर? हमारे चाहिए उनका बदला। उसके बाद भरत तिवारी का हाथ पकड़ के उसको लाया जाता है और फिर सटा कर गोली मारी जाती है। धमाके की आवाज जरूरी है बहरों को सुनाने की। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस का काम न्यायिक संरक्षण देना है, निष्पक्ष जांच करना है। ऐसे में जब भरत तिवारी प्रकरण मामला सामने आता है तो ये सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। आज हमारा बिहार वाइब्स में जो सवाल जवाब रहेगा और इस प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे, इस प्रकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके लिए हमारे पास जो आज गेस्ट के रूप में मौजूद है वो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और इसके साथ ही समाज के एक प्रखर आवाज़ भी है। जब भी समाज में कुछ अन्याय हुआ है इन्होंने उठ के उस मुद्दे में न्यायिक प्रक्रिया के साथ खड़े रहे हैं और सवाल उठाए हैं। आज बिहार वाइब्स पे हम लोग भरत तिवारी प्रकरण मामला में कुछ सवाल जवाब करने आए हैं और न्यायिक सवाल जवाब करने आए हैं, जो सिस्टम से सवाल होता है और इस मामले में क्या क्या सही और गलत हो सकता है। हमारे साथ जो आज के विशेषज्ञ हैं, एक पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता के साथ साथ समाज का एक प्रखर आवाज़ हैं। जब भी समाज में कुछ अन्याय हुआ है इन्होंने धरातल पर अपना कदम रखा और सवाल किया, सिस्टम से न्यायिक रूप से सवाल किया, सिस्टम से लीगली इस चीज़ को हैंडल किया है। जब भरत तिवारी एनकाउंटर मामला सामने आ रहा था, सोशल मीडिया पे टीआरपी की बाढ़ लगी हुई थी। तमाम चैनल्स जो थे वो इसको अपने मन से जो भी साबित करने में लगे थे। एक समाज का एक लड़का आता है, एक अधिवक्ता आता है और इसको लीगली कैसे हैंडल किया जाए ये बताता है। तो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, अमृतांशु वत्स, सबसे पहले तो आपका हार्दिक आभार पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोकतांत्रिक देश में इनकाउंटर कितना सही है? देखिए, इनकाउंटर किसी भी देश में हो, लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, राजतंत्र हो, कहीं भी किसी तरीके से सही नहीं है। आप जब अब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज ह्यूमन राइट्स इतना मजबूत हो चुका है जिस देश में, और फिर भी अगर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है जहाँ नेचुरल जस्टिस की बात आती है वहाँ आपके पास सेल्फ डिफेंस का राइट है। एनकाउंटर सिर्फ वहाँ पर वैलिड माना जाता है जहाँ सेल्फ डिफेंस की बात आ जाए, जहाँ अगर नहीं आप प्रतिरोधक कोई कार्रवाई करते हैं तो सामने से आपके ऊपर हमला होता है, शायद आपकी जान जा सकती है। और उसमें भी हत्या जहाँ पर हो जाए, जहाँ किसी की जान चली जाए, तो वो सिर्फ तभी आपको उसका परमिशन मिलता है जब सेल्फ डिफेंस में आपकी जान जाने वाली हो। सबसे बड़ी बात है कि प्रजातंत्र में जब ये इस चीज़ की अनुमति मिलती है तो कोई भी चीज़ जिसका उपयोग हो रहा होता है उसका दुरुपयोग लाजमी हो जाता है, और यही आज के डेट में भारत में हो रहा है। तो ऐसा इस मामले में आपको क्या लगा कि आपने निर्णय लिया कि मुझे इसमें लीगली उतरना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा? देखिए, इसमें जब इस प्रकरण को जब ये चल रहा था 2 दिन से, ये शायद जो भरत तिवारी का वीडियो था ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, लोग सवाल कर रहे थे, कुछ लोग पक्ष में। एक्चुअली जिस समय तक भरत तिवारी का सिर्फ वीडियो सामने आ रहा था, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं थी, उसमें कुछ बात पता नहीं चल रहा था, तो तब तक पब्लिक भी एक तरफ थी, उनका भी मूड इस तरीके का था कि जो भरत तिवारी कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर एक न्याय व्यवस्थित
कोई भी जो राज्य है वहाँ ये सही नहीं है। लेकिन अंतिम दिन 3 दिन से ये प्रकरण चल रहा था। तीसरे दिन जब भरत तिवारी ने उसी लाइव में ये बात कही कि अगर हमारी मांगे मान ली जाती हैं, और उन्होंने अपनी मांगे बताई उस लाइव में, तो हमको हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने हथियार को ज़मीन पर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये लोग छल करेंगे हमारे साथ तो आप लोग न्याय कीजिएगा। उन्होंने ये गुहार उठाई थी। और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि लाइव बंद हो गया और फिर उनकी शाम तक में ये न्यूज़ आता है कि उनकी जान चली गई, तो तूल वहाँ से पकड़ता है बात। हमारे तक बात पहुँची शाम को, 17 तारीख को इनकाउंटर हुआ है दोपहर में। शाम को उसको PMCH लाया गया। PMCH में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहाँ जब जो मौजूद लोग थे उन लोगों ने फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है कि एक बच्चा को उसकी माँ के सामने गोली मार दी गई और उसकी अभी कुछ देर पहले उसकी जान चली गई। भावुक हो गया। तो हमने कहा कि क्या मैटर है। देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर हर तरह के वीडियो चलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके फीड में वो वीडियो आ जाए। हमारे पास उसका पूरा जानकारी नहीं था। हाँ ठीक है, एक दिन पहले जो वो उसका चौकी पर बैठा हुआ लेटा हुआ वीडियो था हाथ में हथियार के साथ, वो हम लोग देख रहे थे, लेकिन उससे कुछ हम लोग के पास पुख्ता कोई जानकारी उससे नहीं लग पा रही थी। जब इन लोगों ने पूरा प्रकरण बताया और उसके बाद हमने कहा कि हमको कुछ साक्ष्य भेजिए, क्योंकि ऐसे ही सिर्फ किसी की बात में आगे कोई बात कह देना। जब उन लोगों ने 3-4 वीडियोस भेजे और सारा उसका डिटेल भेजा, और जब हमने एनालिसिस शुरू किया तो लगभग शाम का 6 बज रहा था। 7 बजे तक जैसे ही सारी जानकारी हमारे पास आई, उस वक्त हम शॉक्ड हो गए ये देखकर कि उसने हथियार फेंक दिया है। और उस वीडियो से ये हम लोगों को समझ में आया कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी कि लाइव चल रहा था। पुलिस अभी तक यही सोच रही थी कि वो एक नॉर्मल वीडियो बना रहा है, और पुलिस कंफर्म थी कि वो वीडियो जैसे ही इसको गोली लगेगी मोबाइल हमारे हाथ में आ जाएगा, हम वीडियो डिलीट कर देंगे और पब्लिक को कभी इस बात का पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या। क्योंकि सुबह तक, दोपहर तक तो न्यूज़ चलना, कुछ न्यूज़ चैनल्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था, जो लोकल न्यूज़ चैनल्स थे, कि तिवारी को ठोक दिया गया। 3 दिन से पुलिस का सरदर्द बना हुआ तिवारी को एक बड़ी कार्रवाई के तहत ठोक दिया गया। आज वही चैनल्स, जब हम आज देख रहे हैं कि उन्हीं चैनल्स का बयानबाजी जब बदल गया, तो मीडिया परसेप्शन कैसे क्रिएट करती है ये आपको समझना होगा। पहले वही मीडिया जाकर पहले पुलिस को उकसाती है कि कोई आप पर तमंचा चढ़ाए हुए है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, पुलिस की बदनामी हो रही है। जब पुलिस कार्रवाई कर देती है और मीडिया को लगता है, दिखाई देता है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स दूसरे तरफ हो गया है, कार्रवाई गलत हो गई है, तुरंत अपना पलड़ा चेंज कर देती है। और वही मीडिया अब जनता की तरफ से पुलिस को सवाल कर रही है कि क्या हथियार फेंकने के बाद आपको गोली चलानी चाहिए थी। 2 बात यहाँ पे सामने आती है। एक तो भरत तिवारी वाला जो आप बात बोले, तिवारी ने कट्टा उठाया, बंदूक उठाया, जो भी तिवारी जनेऊधारी, ये भी चला खूब। तो क्या इस मामले में ये बात भी तूल पकड़ी? और दूसरा जो सवाल आता है कि ये एक सिस्टम बनाम समाज वाली बात आ गई, तो क्या ये पुलिस की कानूनी प्रक्रिया से जुड़े सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस की प्रक्रिया पे? एकदम कर रहे हैं। देखिए, आपने जो कहा कि जनेऊधारी, तो हाँ, तिवारी वो से जनेऊधारी, इसमें कोई शक नहीं है। तिवारी का जब बात आया सबसे पहली बात, और उस बात में जब लोगों ने एंगल जोड़ा कि भाई था तो तिवारी, जनेऊधारी तो था ही, तो तूल जनेऊ से नहीं पकड़ा बल्कि इसके लाइव से पकड़ा है। आप अगर इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो XYZ अगर वैसा कोई भी व्यक्ति होता जो सिस्टम के लिए लड़ रहा होता या जिसने हथियार उठाया होता और जिसने लाइव किया होता, अगर आप भी एक चीज़ पर अगर गौर करेंगे तो शायद अगर तिवारी लाइव नहीं होते, अगर भरत तिवारी का लाइव दुनिया या बिहार नहीं देख रहा होता, तो क्या भरत तिवारी जैसा बवाल जिस तरीके से इस मामले पर बवाल उठा है, ये संभव था? अगर ये वीडियोस हमारे पास नहीं आता तो नहीं था। इसलिए इसको अब ज़बरदस्ती किसी जाति से, किसी जनेऊ से जोड़कर इसको या धर्म से जोड़ना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पर XYZ का, तो अगर कोई आदिल भी होता, अगर वो समाज के लिए लड़ रहा होता, कोई मोहम्मद होता समाज के लिए लड़ रहा होता, कोई कुशवाहा होता समाज के लिए लड़ रहा होता, और अगर वो वीडियो साक्ष्य के रूप में, ग्राउंड एविडेंस में अगर लोगों के हाथ लग जाते, तो उसके लिए भी जो रैशनल सिटीजन्स हैं भारत के या बिहार के, वो आवाज़ उठाते ही उठाते। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जनेऊधारी होने की वजह से इस पर तूल पकड़ा। अगर जनेऊधारी नहीं भी होता और मामला सामाजिक होता तो ज़रूर इसके ऊपर हम लोग। जी बिल्कुल। आपने साक्ष्य की जब बात की, तो क्या ये न्यायिक प्रक्रिया में ये जो साक्ष्य के रूट्स बन रहे हैं ग्राउंड, तो ये कितने हद तक सही हैं और लीगल हैं? देखिए, लीगल तो 100% है। इसलिए 100% है क्योंकि लाइव एक ऐसा चीज़ है, इसका फॉरेंसिक करवा लें, DAF करवा लें,
लाइव एक ऐसा चीज़ है जिसको बीच से आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका नाम ही लाइव है। उसमें आप किसी तरीके का कट नहीं कर सकते हैं, पॉज नहीं कर सकते हैं, दोबारा से शुरू नहीं कर सकते हैं बीच से। पुलिस की एक दो बयानबाजी आपने सुनी होगी कुछ पत्रकारों के पास कि आपने पूरा नहीं मामला जाना है, वो पहले लाइव रोकता था, फिर हथियार उठाने की कोशिश करता था, गोली चलाता था और फिर लाइव ऑन कर लेता था। तो शायद जो भी पुलिस वाले अब रिजर्वेशन से ज्वाइनिंग किए थे या फिर जानकारी के अभाव में अगर उन्होंने मोबाइल आज तक ऑपरेट नहीं किया, तो आपको बता दें कि फेसबुक लाइव या इंस्टाग्राम लाइव या कोई भी वैसा लाइव जो है वो बीच में पॉज नहीं होता है। लाइव का मतलब ही लाइव होता है। तो लाइव का मतलब जो प्रकरण चल रहा है लगातार उसको देखना होता है, उसमें किसी तरीके का एडल्टरेशन नहीं हो सकता है। तो भरत तिवारी ने हर चीज़ सामने दिखा दिया था और पब्लिक सेंटिमेंट्स इसलिए जुड़ गई और यही साक्ष्य का प्रमाण देगा। यही जो वीडियोज़ हैं वो न्यायिक जाँच में साक्ष्य का काम करेंगी, क्योंकि ग्राउंड एविडेंस उन्होंने दे दिया और इसको आप नकार नहीं। तो किसी एक वीडियो के आधार पर स्वतंत्र मांग करना अदालत से कितने हद तक इस प्रक्रिया को मजबूत बनाता है? सिर्फ एक वीडियो नहीं है, लगातार उन्होंने 3 दिन का जो भी प्रकरण है सारा का सारा भरत तिवारी ने लाइव ही दिखाया है। तो कानून के पास एम्पल अमाउंट ऑफ प्रूफ है और अगर अब उसको भी अगर आप नहीं कंसिडर करेंगे तो फिर तो एविडेंस का कोई एविडेंस एक्ट के हिसाब से अगर हम एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं और एविडेंस को अगर आप नहीं मानने के लिए तैयार तो फिर तो न्याय व्यवस्था सिर्फ नाम के लिए रह जाती है। लेकिन एविडेंस स्वतंत्र जांच के लिए एविडेंस, ग्राउंड एविडेंस, वीडियो एविडेंस, अब तो रिकॉर्डिंग को भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, व्हाट्सएप चैट्स को भी मान्यता दे दी है। तो ये सारे डिजिटल एविडेंस जो अब लागू हो गए हैं न्यायिक प्रक्रिया में, तो ये एक बहुत बड़ा काम करेगा स्वतंत्र जांच में। यदि अदालत प्रथम दृष्टि में आपको अनियमितता दिखती है उनकी इस मामले में, तो आपका कानूनी प्रक्रिया के लिए क्या मांग? देखिए, हम लोग क्रिमिनल रिट फाइल करेंगे। देखिए, अनियमितता का तो ऐसा सवाल अदालत में हमको नहीं लगता है कि होगा, लेकिन अगर लगेगा कि कहीं से भी इसको हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है, कहीं से भी अगर हमको लगता है कि इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाए दबाव में भी, तो हमारे पास बहुत तरह के हथकंडे हैं। हमारे पास रिट का एक जो हम लोगों को सुविधा दिया गया है न्यायपालिका से, वो हाई कोर्ट हमारे पास है। और देखिए, हमको नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा उठ जाने के बाद इसमें किसी तरीके का ढीलापन सरकार को करने देगी न्यायपालिका। चूँकि वीडियोस बहुत वायरल हुए हैं, तो ये वायरल वीडियो होना कितना निर्णायक साबित होगा और अदालत, खास करके अदालत इन सब मामलों में सोशल मीडिया पे वायरल चीज़ों को किस नज़रिए से देखती है, ये आप बेहतर तरीके से हम लोगों को बता सकते हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया पर ही सब कुछ दिखता है। अब हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 75 से 80% घरों में अब टीवी बंद हो गया है। 75 से 80% घरों में अब केबल कनेक्शन हटवा दिए गए। अब जो भी चीज़ चल रहा है आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया का ज़रिया है, फेसबुक भी सोशल मीडिया का ज़रिया। अब न्यूज़ से लेकर के कहानी, फिल्में तक आपको सोशल मीडिया पर मिल जा रही। तो जब से मोदी जी ने ये क्रांति सोशल मीडिया, ये इंटरनेट की क्रांति भारत को दी है, तब से हर कुछ सोशल मीडिया पर है। तो आपको सोशल मीडिया से ही अब जितने भी वीडियोस हैं उन्हीं के आधार पर केस भी होता है। आप देख रहे होंगे कि वायरल वीडियोस होने की वजह से जो हथियार लहराते हुए आज एक मुजफ्फरपुर का एक लड़का का कल कोई फला सिंह राजपूत का कोई वीडियो वायरल हुआ था, उसमें त्वरित कार्रवाई हुई सोशल मीडिया के माध्यम से ही ना। तो आखिर वो भी कोर्ट तक जाएगा, जांच उस पर भी होगी, उस पर भी स्पष्टीकरण दिए जाएंगे। तो अब सोशल मीडिया आपके लिए ग्राउंड एविडेंस तैयार करता है और सोशल मीडिया ही एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होने की वजह से अब लोग उस पर ज़्यादा ये रिलाई करते हैं। तो न्यायपालिका हो या फिर या मोदी जी जब सोशल मीडिया से जीत सकते हैं, भारत की राजनीति सोशल मीडिया से तय हो सकती है। ट्रंप जैसा इतने पावरफुल देश का एक राष्ट्रपति अगर सोशल मीडिया से जीत सकता है, तो सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत मायने रखता है देश में, और वो न्यायपालिका ही क्यों ना हो सोशल मीडिया पर उतना ही तवज्जो देती है। देखा जाए तो इस मामले में जियो तिवारी जनेऊधारी बहुत ही चल रहा है और इसमें सवाल ये आ रहा है कि अगर भरत तिवारी नहीं होते तो क्या ये मामला उतना ही तूल पकड़ता? बिल्कुल, अगर भरत तिवारी जनेऊधारी नहीं होते फिर भी ये मामला उतना ही तूल पकड़ता, क्योंकि भरत तिवारी ने जो लड़ाई ठानी थी, जो संघर्ष शुरू किया था, वो किसी जनेऊधारी के लिए नहीं किया था। उन्होंने अपने कौम, अपने जाति के लिए वो संघर्ष शुरू नहीं किया था। उन्होंने जवनिया गाँव के उन दलित महादलितों के लिए ये लड़ाई लड़ी थी जिनको शायद ये पता भी नहीं था कि उनके अधिकार क्या हैं, जिनको ये पता भी नहीं था कि उनके लिए कौन आएगा नहीं आएगा, शायद उन्हें ज़मीनें मिलेंगी, उनका घर वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। ये एक पढ़ा लिखा लड़का ही जानता था कि लोगों का अधिकार क्या होता है।
वो आज भी वहीं वहीं उसी गांव में है, रो रहे हैं कि अब हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा। भरत तिवारी उन लोगों, उन मजलूमों के लिए आवाज़ बना था जो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। और सिस्टम का कहर देखिए कि वैसे लोग जो दूसरों के लिए लड़ते हैं उनके साथ क्या होता है, इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। अगर XYZ दूसरा कोई भी होता, मान लीजिए अब्दुल ही क्यों नहीं होता, तो अगर अब्दुल भी होता और वो अपने समाज के लिए लड़ रहा होता, अपने गांव के लिए लड़ रहा होता, अपने शहर के विकास के लिए लड़ रहा होता, तो शायद उसको भी वही तवज्जो मिलता जो भरत तिवारी को मिला था। अगर लाइव वीडियो नहीं होता भरत तिवारी का, तो शायद आज भरत तिवारी का मामला भी आप और हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। तमाम एनकाउंटर्स जो आज बिहार में लगातार लगा अभियान के तहत चल रहे थे, कई मरीन ड्राइव पर एनकाउंटर्स चल रहे थे, उसी में से एक ये ठंडे बस्ते में चला जाता और लोग भरत तिवारी को एक अपराधी मानकर भूल गया होता। अपराधी की जहाँ बात आई तो भारत जैसे देश में जब नक्सलियों को, इनामी नक्सलियों को खास करके सरकार जब वो आत्मसमर्पण कर देते हैं तो ससम्मान माला अर्पण करके उनको पैसे ऑफर करके और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक मौका दिया जाता है। ये विडंबना है इस भारत की कि एक तबका जो आपके उसी सिस्टम से लड़ रहा है, जो हवा में भरत तिवारी की तरह गोली नहीं चला रहा है, जो ज़मीन पर फायर करके आपको अलर्ट नहीं कर रहा है कि आप पीछे हट जाइए, जो कर क्या रहा है, आपके सीने पर गोली दाग दे रहा है, जो लैंडमाइंस बिछाकर आपके जत्थे के जत्थे उड़ा दे रहा है, बटालियन के बटालियन फोर्सेस को ख़त्म कर दे रहा है, उनको भी जब पकड़ा जाता है, जब वो सरेंडर कर देते हैं, जब वो हथियार डाल देते हैं आपके सामने, तो भारत का संविधान आपको एक प्रावधान देता है कि आप उनको सरेंडर करवा के, जब वो सरेंडर करते हैं तो उनको एक मौका दें मुख्य धारा से जुड़ने का, सुधरने का। और सुधार भी ही कहा जाता है ना जेल को। जेल या न्यायपालिका इसीलिए बनी है कि अगर पहला कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट इसके पहले नहीं है, अगर हर व्यक्ति से गलती होती है, अगर जुडिशरी में एक लाइन है कि एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल ह्यूमिसाइड बट एवरी कल्पेबल ह्यूमिसाइड इज नॉट अ मर्डर। आत्मरक्षा में भी कई बार घटनाएं घट जाती हैं, दुर्घटनाओं के बल भी घटनाएं घट जाती हैं। तो हाँ ठीक है, जान तो किसी न किसी की जाती है उसमें भी, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी की जान चली जाए तो वो हत्या ही है, वो मर्डर ही है। बहुत बार इंटेंशनली नहीं होता है और हमारे कानून में इंटेंशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि अगर आपका इंटेंशन मैलिफाइड नहीं है, अगर आपका इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है और अगर उसमें उस दौरान घटना घट जाती है, तो कानून, न्यायपालिका उस पर बहस होती है और उस पर कंसिडर करता है कि हाँ इनको सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे माहौल में जहाँ एक तबके को आप माला पहनाकर और मौका देते हैं मुख्य धारा से जोड़ने का, और एक व्यक्ति वहीं जहाँ हथियार फेंक देता है, तो आपके पहले वाला जो सवाल था कि जनेऊधारी नहीं होते तो शायद इतना ही तूल पकड़ता, तो शायद अगर ये जनेऊधारी नहीं होते तो इनको भी एक चांस मिल गया होता। क्योंकि वो नक्सली, वो जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उन पर सरकार का विशेष अनुग्रह रहता है, उन पर ज़्यादा ध्यान होता है, तो उनको चांसेस मिलते हैं। लेकिन वही अगर कोई जनेऊधारी या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई ऊंचा तबके का व्यक्ति अगर कोई फ्रस्ट्रेशन में आके हथियार उठा लेता है तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। पूरे प्रकरण में जब पुलिस अपना आधिकारिक रूप से बयान देती है तो भरत तिवारी को एक अपराधी कह के संबोधित करती है। आपके नज़र में, आपके न्यायिक भाषा में अगर देखा जाए तो इसको किस नज़रिए से देखा जाएगा, भरत तिवारी को अपराधी कहना और उनका इनकाउंटर होना इस बात से? देखिए, पुलिस न्यायपालिका नहीं है। अपराधी किसी को संबोधन करना और अपराधी साबित करना, ये न्यायपालिका का काम है। आप जुडिशरी में एक टर्म है, लैटिन टर्म है, लेकिन इसका जो यथार्थ निकालकर हम लोगों को समझाया जाता है उसमें है कि एवरीवन इज़ इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। ये एक शब्द हम लोगों को शुरुआत से बताया जाता है कि कभी भी जब प्रथम दृष्टया में आप FIR पढ़ते हैं या फिर आप लोगों को जब केस कोई आपके सामने आता है, तो आप पहले ही किसी को अपराधी नहीं मान लेना है। केस कोई भी किसी पर कर सकता है, आप कर सकते हैं, हमारे ऊपर हम बैठे हुए, हम आपके ऊपर कर सकते हैं। तो ये काम न्यायालय का है। ये जांच होने के बाद न्यायालय इस पर फैसला लेगी कि ये केस कितना सही है, अपराधी करार दिया जा सकता है किसी को या नहीं दिया जा सकता। जब प्रोसेस बढ़ता है, जब तक हैबिचुअल ऑफेंडर आप नहीं है, हैबिचुअल क्रिमिनल आप नहीं है, आदतन अपराधी आप नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको अपराधी नहीं कहा जाता। और भरत तिवारी के मामले में तो कोर्ट, न्यायालय तक तो बात पहुंची ही नहीं। जब भरत तिवारी को न्यायालय तक पहुंचना ही नहीं दिया, तो पुलिस कौन होती है अपराधी ये साबित करने वाली? किसी को। पुलिस का काम जांच करना है और जांच रिपोर्ट को न्यायालय को पेश कर देना है।
न्यायालय ये चीज़ साबित करेगा या इस पर निर्णय लेगा कि वो सामने वाले को अपराधी करार करना है कि नहीं करना है। तो पुलिस अगर खुद को खुद ही न्यायपालिका मान ले, अगर वो खुद ही डिक्लेयर कर दे मीडिया में कि वो कौन अपराधी है और कौन नहीं है, तो फिर हमको लगता है कि कोर्ट्स पर ताला लगा देना चाहिए और हम लोग जो काला कोर्ट हम लोग लोग को समेत करो रख देना चाहिए घर पर। तो हमको तो नहीं लगता है कि ये पुलिस का जो बयान है ये कोई जिम्मेदाराना बयान इसको कहा जा सके। तो पीड़ित को कटघरे में रहते देखे लोग, इस समय पुलिस कटघरे में है। हाँ। और सवाल सिस्टम पे सवाल करना बहुत ही कठिन रहा है किसी के लिए भी। अभी मैं भी अगर पूछूंगी तो बचते बचते कुछ भी पूछूंगी। बिल्कुल। तो ये इसका न्याय क्या होगा और इस पे कार्रवाई क्या होनी चाहिए? देखिए, सिस्टम पर सवाल हर आदमी पूछ भी नहीं सकता। अब जो पुलिस ने जिस तरीके से अपनी विश्वसनीयता खो दी है, जिस तरीके का एक डर का माहौल अब पुलिस को लेकर लोगों के बीच आ गया है, अब तो शायद हमको लगता है कि लोग पुलिस को से बात करने में भी हिचकिचाएंगे। कोई थाना तक जाना मुनासिब नहीं समझेगा। कई लोग अब जिस तरीके का अब पुलिस की छवि बनते जा रही है बिहार में या भारत में, अब लोग अपना दुख दर्द लेकर शिकायत करने में भी डर रहा है। हमारे ही पास अभी कल परसों कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने कहा कि पुलिस को कंप्लेन करने का सोच रहे थे, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं हम ही लोग को पकड़ के ना जेल में डाल दें। ऐसा भी होता है कि पुलिस, आप याचिकाकर्ता जो हैं, जो शिकायत करता है, अगर सामने वाले से मिल गए हैं, पुलिस वाले के पास कुछ पहुंच गया है, तो जो शिकायत करता है उसी को पकड़ के पुलिस जेल में डाल दे रही है। ये प्रकरण इस तरीके से, और ये क्योंकि अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है इनके ऊपर, न्यायपालिका अपने हिसाब से जितना कर रही है, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम हाईकोर्ट को अब स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुलिस के ऊपर लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसले दिए हैं। अभी हाल में आज से 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट पास किया है कि आप किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देना है। अगर किसी को भी पकड़े और जेल में डाल दिया, उसके बाद अनुसंधान शुरू होता है, तो न्यायालय के ऊपर लोड बढ़ते चला जाता है। पुलिस अगर पहले ही जांच कर लेती है और उसको नहीं लगता है कि अगर एक छोटे से मामले में अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो बीएनएस में पुलिस को अधिकार क्यों दिया गया कि 7 वर्षों तक का जो भी मामला जिसमें की सज़ा हो सकता है, उसमें पुलिस खुद से कार्रवाई कर सकती है। उसको बेल देना होगा तो दे सकती है। अगर नहीं लगता है कि अगर उनको अरेस्ट करना ज़रूरी है तो छोड़ सकती है। लेकिन प्रशासन बीएनएस को मानने से एकदम एक सिरे से खारिज करते चला जा रहा है। इसको जो बीएनएस ने जो अधिकार दिया है, प्रशासन उस पर अमल करने से कतरा रहा है। तो प्रशासन से अब लोगों को भय उत्पन्न होने लगा है। प्रशासन अब लोगों के लिए रक्षा का काम नहीं कर रही, अब रक्षक से भक्षक बनते चली जा रही। तो ऐसे सिचुएशंस में आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मामला जो सामने आता है कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं, ये कह के इस चीज़ को दर्शाया जाता है कि अपराधियों पे हम नियंत्रण कस रहे हैं। तो क्या ये ईगो की लड़ाई है या कानूनी ही लड़ाई? नहीं, ये ईगो, पुलिस ने अगर भरत की भी हत्या की है तो ये ईगो में आकर, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे इस पर कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ वो सुनियोजित ढंग से किया हुआ एनकाउंटर है, क्योंकि ये एट ए टाइम तो नहीं हुआ। अगर एट ए टाइम होना होता तो भरत तिवारी को, हम लोग भी ये बात कह रहे हैं कि जिस समय भरत तिवारी का वो वीडियो आ रहा था कि उन्होंने ओपन फायर किया है प्रशासन के ऊपर हवा में अपने छत के ऊपर से, पुलिस अगर उस वक्त गोली चलाती और भरत तिवारी की हत्या या एनकाउंटर हो जाता, उसमें उनकी जान चली जाती, तो शायद लोगों को उतना दुख नहीं होता जितना कि हथियार फेंकने के बाद और जब भरत तिवारी की जान गई उससे हो रहा है। अगर जिस समय पुलिस के ऊपर कट्टा लहरा रहे थे, उनके घर में पुलिस मौजूद थी, उस वक्त अगर वो फायर करते और पुलिस मुठभेड़ में मार देती, तो मुठभेड़ में अगर उनकी मौत होती, तो आज हम और आप यहाँ बैठकर डिस्कस नहीं कर रहा होता। क्योंकि साजिशन तौर पर अगर साजिश नहीं होती, हम इसलिए आपके पॉडकास्ट पे इस बात को साजिश कह रहे हैं, अगर साजिश नहीं होती तो एसटीएफ उस गांव में 3 दिन से पुलिस वहाँ पहले से मौजूद थी, 3 दिन से ये प्रकरण चल रहा था। एसटीएफ को सुनियोजित ढंग से बुलाया गया, स्नाइपर्स को सेट किया गया चारों तरफ, लेकिन गोली स्नाइपर्स ने नहीं चलाई। ये आपने अगर चश्मदीदों का बात सुना होगा तो प्रशासन पहले उससे सरेंडर करा देती है, उसको कहती है कि हाँ हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि आप डीएम साहब को बुलाइए, एसपी साहब को बुलाइए, एसडीपीओ को बुलाया गया। डीएसपी साहब आ जाते हैं, डीएसपी साहब वहाँ से आश्वासन देते हैं कि भरत तिवारी, हम आपकी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, हम आपको हार्म नहीं करेंगे, आप सरेंडर कर दीजिए। भरत तिवारी कहता है अगर हमारी मांगें मान ली जाती हैं तो हमें हथियार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हथियार आप रख लीजिए। हथियार गिर जाता है, पुलिस अपने पैर से उस हथियार को खींच लेती है। उसके बाद भरत तिवारी का हाथ पकड़ के उसको लाया जाता है और फिर सटा कर गोली मारी जाती है।
एक नहीं एनकाउंटर, आप पुलिस को ट्रेनिंग मिलती है, 9 महीने का ट्रेनिंग से के थ्रू आप गुजरते हैं। पुलिस प्रशासन को 9 महीने तक यही सिखाया जाता है कि किस सिचुएशन में आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, किस सिचुएशन में आपको कैसा एक्शन लेना है। हर तरह से कोशिश करना है कि कैजुअलिटी नहीं हो, कोशिश करना है कि सरेंडर अगर करा लें उनको कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने कई बार कहा है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई अपराधी है, आदतन अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसको पकड़ के, आप अधिकतर सुनते होंगे कि इतने केसेस के बाद अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि पांडव सेना के प्रमुख संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कई बार इसके पहले भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस को अगर एनकाउंटर का ही अगर राइट होता तो इनका पहले हो गया होता। आप हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके भी ऊपर भी हत्या का चांसेस है। जो व्यक्ति ये बात जीरो टॉलरेंस की कर रहा है वो खुद ही एक अपराधी रहा है, जिसके ऊपर 7-7 हत्याओं का जुर्म है, उसके ऊपर 76 की धारा लगी हुई है। अब बताइए कि अगर ऐसा होता तो शायद जो हमारे मुख्यमंत्री होते वो जीरो टॉलरेंस की बात करने के लिए आज उपस्थित नहीं होते हमारे बीच। तो ये जीरो टॉलरेंस की जो बात है, ये वीडियोस में, भाषण में अच्छा लगता है, एक लोकतांत्रिक देश में इसके लिए कहीं भी जगह नहीं। दो बिहारी बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, भरत तिवारी प्रकरण में बातचीत हो रही है। भरत तिवारी का जो मुद्दा था, कहीं ना कहीं इस मामले से वो मुद्दा तो दब गया। अब बिहार में बरसात शुरू होने वाले हैं, बाढ़ आएगी, तो क्या ये हमारा ड्रॉबैक रहा है हम बिहारियों का कि उलझते जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं किसी चीज़ में? इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? क्या भरत तिवारी को न्याय देना, ये बिहार के सिस्टम में ये जो प्रकृति आपदाएं हो रही हैं या सोची समझी प्लानिंग हो रही है, ये क्या हो रही, इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करना न्याय होगा उनका? देखिए, बिल्कुल जिस चीज़ के लिए भरत तिवारी इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने लगभग 1.5-2 साल से वो इसके लिए लड़ाई कर रहा था लड़का, और लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो गए जब उसको लगा कि प्रशासन के कान में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के कान में बात नहीं जा रही है, तो आज जो लोग भगत सिंह का दर्जा उसको दे रहे हैं, उन्होंने भी यही किया था कि धमाके की आवाज़ ज़रूरी है बहरों को सुनाने के लिए। इसने भी वही काम किया। इसको अट्रैक्शन चाहिए था अपने गांव के प्रति, इसको चाहिए था कि हमारे गांव की तरफ लोगों का जो अट्रैक्शन है वो बढ़े, वो जाने कि हाँ आखिर क्यों ये मुद्दा कहाँ से उठ रहा है। तरीका भले ही गलत था, लेकिन उसकी मंशा सही थी। वो जो चाहता था करना, कोशिश किया उसने, उसमें उसकी जान चली गई। लेकिन भरत तिवारी को न्याय तभी मिलेगा जब उनके उन मंसूबों को, जो जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे, जब जो उनका इरादा था, उसको हम व्यवस्थित तौर पर और व्यवस्थित करवा पाए, जवनिया के उन लोगों को बसा पाए। बिहार में जो ये अभी बताइए, शाहपुर वाला क्षेत्र से हमको 2-3 और मैसेज आया है कि भैया हमारे गांव में फिर बाढ़ आएगी और हमारा तरफ जो जवनिया का हाल हुआ है वही हमारे गांव में होने वाला है। हमने डीएम को पत्र लिख दिया है, हमने एसडीएम को पत्र लिख दिया है, यहाँ तक कि मंत्रालय को पत्र लिखा है, लेकिन सिर्फ बैग्स लगाए जा रहे हैं जो कि वहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं, और हमारा भी गाँव जवनिया होने वाला है। इस पर अब क्या करें, क्योंकि अब मानसून नज़दीक है और अब लास्ट मोमेंट पे हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसे और कई गांव ऐसे होंगे, कोशी क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जो विस्थापित हो चुके हैं और होने वाले हैं। उनकी लड़ाइयाँ अब कौन लड़ेगा? फिर कोई भरत तिवारी की तरह, क्योंकि सिस्टम सुनेगा नहीं। 1400 करोड़ 2400 करोड़ रुपए अलॉट होते जाएंगे, सैंक्शन होते जाएंगे उनको साबित करने के लिए, वो ग्राउंड पर पहुँचता नहीं है। लोग आज भी वैसे ही भुखमरी के तौर पर इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगा के कि कोई हमारे लिए आएगा, आवाज़ उठाएगा, हमको राशन पहुँच जाएगा। वैसा कोई फिर भरत तिवारी उठेगा जो एनॉयड हो जाएगा सिस्टम से और फिर वही काम करेगा। तो उससे बेहतर है कि सारे लोगों को मिलके कम से कम जो भरत तिवारी की लड़ाई अधूरी रह गई है, पहले उसको अगर हम पूरा कर दें तो शायद भरत तिवारी को सच्ची श्रद्धांजलि मिले। जी बिल्कुल, आपने कहा जैसे कि भरत तिवारी की लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी, लेकिन सोशल मीडिया 2 गुटों में बटा हुआ है और न्यायपालिका जो कहें एक तरह से सोशल मीडिया ही बना हुआ है। तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं, जातीय कमेंट आ रहे हैं, टिप्पणियाँ आ रही हैं और लोग अपने अपने एंगल से उसको देख रहे हैं। इसको किस हद तक देख रहे हैं और लीगल रूप से ये कितना सही है? एक कोई आईडी होल्डर है और ये कमेंट कर रहा है, ऐसे टिप्पणियां कर रहा है इस चीज़ के मामले में से। बिहार ऐसे ही पिछड़ा नहीं है। बिहार में जातिवाद इतना प्रबल है कि क्योंकि सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं, तो जितने कुशवाहा समाज के लोग हैं वो अपने आप को उप मुख्यमंत्री मान लिए। अब क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं तो सारे कुशवाहा उप मुख्यमंत्री हो गए। अब सम्राट चौधरी के डिफेंस में सब के सब खड़े हैं। यहाँ अगर अभी फिलहाल पुलिस अभी किसी के घर में घुसकर किसी को मार दे, तो क्योंकि गृह मंत्रालय
अभी सीएम साहब के पास है, तो सारे कुशवाहा उसको कहेंगे कि एकदम सही हुआ है। और ये लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीएम साहब से जलता है। इनको इसलिए दिक्कत है कि कोई पहला बार कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति जो है वो सीएम के कुर्सी पर बैठा। यही मानसिकता जो है, यही बिहार को ले डूबेगी, क्योंकि आप फिर सही और गलत का न्यायिक फैसला भी जो है वो आप नहीं कर पाते हैं। यहाँ दिक्कत ये आती है कि अगर हमारी जाति का व्यक्ति अगर कोई अपराध भी कर रहा है तो वो अपराधी नहीं है, और अगर दूसरी जाति का व्यक्ति बेमौत भी मारा जा रहा है तो वो उसको जस्टिफाई यही करके कहेंगे कि वो अपराधी था इसलिए मारा गया। और जब तक आप रैशनल सिटीजन्स की तरह अगर डिसीजन नहीं लेना शुरू कीजिएगा, तब तक इस बिहार में इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी और इसको जस्टिफाई भी किया जाता रहेगा। जैसे कि इस इनकाउंटर को जस्टिफाई किया जा रहा है ना, एक तबका जस्टिफाई कर रहा है, एक तबका क्या, बीजेपी में ही आप जो सरकार है उसमें ही दो गुटों में बंट गया है पार्टी। एक गुट है जो इसको गलत बता रहा है, जो कह रहा है कि हथियार फेंकने के बाद एनकाउंटर नहीं होनी चाहिए थी, या हत्या नहीं होनी चाहिए थी, जान नहीं जानी चाहिए थी। एक तबका कह रहा है कि हाँ वो बहुत बड़ा अपराधी था और उसको ठीक हुआ। कोई तो ये भी कह रहे हैं कि भरत तिवारी के पूरे खानदान का एनकाउंटर हो जाना चाहिए, 1000 और ब्राह्मण मारे जाने चाहिए, तब संतुष्टि होगा। तो इस तरीके का बयानबाजी अचानक से इसलिए तेज हो गया ना, क्योंकि इनको लग रहा, और सबका नाम का टाइटल आप पढ़ सकते हैं, उस टाइटल से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक तबका है जिसको इस तरीके की आज़ादी मिल गई है। एक समय ऐसे ही जब लालू जी सीएम बने थे तो जितने यदुवंशी थे वो अपने आप को होम मिनिस्टर मान लिया था, वो सब गृह मंत्रालय संभालने लगे थे। अनायास उपद्रव शुरू हो गया था बिहार में। यही कारण बना था लालू जी के आज तक वापस नहीं आने का। और यही सेम चीज़ दिख रहा है अब जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। देखिए, मर्यादित बयान, आप सोचिए किसी का बेटा गया है, किसी माँ के सामने उसके बेटे की हत्या कर दी गई है और वो माँ कह रही है कि सरेंडर कर दिया है, गांव वाले कह रहे हैं कि उसने हथियार फेंक दिया, उसके बाद 3 गोलियां मारी गई। लोग कह रहे हैं कि पैर में गोली मारी गई, पैर घुटने से नीचे मारने का आपको अलाउंस है कि पैर मानसिक विक्षिप्त भी उनका। यही बात बता रहे हैं कि जब इसको जस्टिफाई करते हैं इस एनकाउंटर को, जब पुलिस अगर इस चीज़ में जो बयानबाजी कर रही है, जस्टिफाई कर रही है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि पहली विज्ञप्ति जो भोजपुर पुलिस ने जारी की उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये भरत तिवारी जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें यही कहा कि भोजपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम चौंक गए थे कि हमारे प्रशासन पर कोई कट्टा तान रहा है और हमारी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो डीजीपी साहब ने हमको कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसका इलाज करवाया जा रहा है एक मानसिक चिकित्सालय में। तो बताइए कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन ने या तो डीजीपी को गुमराह किया, भोजपुर प्रशासन ने, जिसने ये कहा कि वो उसका इलाज चल रहा है, जबकि उसको जिस दिन उसकी अरेस्टिंग होने की थी उस दिन तो उसकी मौत हो गई। तो आखिर ये सीएम साहब अपने मन से बोल रहे हैं या डीजीपी साहब को फंसाने के लिए बोल रहे हैं, या डीजीपी साहब को गलत इन्फॉर्मेशन मांगे डीएसपी ने दिए, और अगर डीएसपी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है डीजीपी साहब को तो रमेश शर्मा पर तो फिर उनके डिपार्टमेंटल भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो हमको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस राजेश शर्मा पर पहले भी मुजफ्फरपुर में जब ये पोस्टेड थे, थाना इंचार्ज थे, उस वक्त भी इनके ऊपर एक मनीष वर्मा और 2 लोगों का एनकाउंटर का इनके ऊपर मामला है, जिसमें न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इनको 5-5 लाख रुपए इन लोगों को मुआवजा उनके परिवार को देना पड़ा पॉकेट से। और उसके बाद अगर उसी वक्त कार्रवाई हो गई होती उस एसडीपीओ पे या जो मनीष राजेश शर्मा है उन पर, तो शायद ये घटना नहीं घटती। और ये घटना घटी है तो इसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इक्वल जिम्मेदार है, क्योंकि इसने सही समय पर उस पर कार्रवाई नहीं की। और अभी भी जब इतना बड़ा एक नामजद अभियुक्त है, आप सोचिए कि भारत में 2 तरह का कानून चल रहा है। हमारे लिए कानून कुछ और है, आम आदमी के लिए अगर आम आदमी के ऊपर एक छोटा सा 307 का भी मुकदमा लग जाता है, 307 का, या बीएनएस में आ जाए तो 109 का, तो उसको तत्कालीन अरेस्ट करने का ऑर्डर हो जाता है। पुलिस तत्कालीन अरेस्ट कर लेती है कि 302 का मुदाला अगर आईपीसी का है, चाहे 101 का बीएनएस का मुदाला है, तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लेना है, उसको बुक कर देना है। अगर 109 का मुदाला है या 307 का मुदाला है आईपीसी के तहत, तो उसको तुरंत बुक कर लेना है। लेकिन यही चीज़ जो पुलिस वाले जिस पर नामजद अभियुक्त बनाकर जिस पर एफआईआर किया गया 302 का, उनको खुला छोड़कर इनफैक्ट उनको प्रमोशन दे दिया गया, उनको प्रमोशन देके मद्य निषेध में डीएसपी बना दिया गया। तो एक तरह से अब न्यायालय के जवाब का इंतजार करने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। न्यायालय से अपने आप को प्रशासन ऊपर मानने लगा, या गृह मंत्रालय या सम्राट चौधरी अब समझ लिए हैं कि न्यायपालिका लेजिस्लेचर के नीचे है, जुडिशरी से नीचे है, लेजिस्लेचर से नीचे अगर जुडिशरी है
तो फिर न्यायपालिका का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है बिहार जैसे, भारत जैसे देश में, बिहार जैसे राज्य में। तो हम अब इस चीज़ के लिए हम लोग अब दुविधा में हैं कि एक ही देश में अगर दो तरह का कानून चलने लगा तो फिर हम इस संविधान को एक ही तब का क्यों माने। हम ही, आप मानिए, हमारे ही टैक्स से जिनको पैसे जा रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी सबसे बेवकूफ़ है ना। तब हम मिडिल क्लास आदमी टैक्स भी भरेगा, इनकम टैक्स, और उसी टैक्स से जो पेमेंट इनकी जो प्रशासन वालों की होगी वो मिडिल क्लास आदमियों की हत्या भी करेंगे, और उसके बाद उसी टैक्स के पैसे से ये अपना मुकदमा भी लड़ेंगे और हम लोगों को न्याय भी नहीं मिलेगी। तो अब लाचार हो गया है मिडिल क्लास व्यक्ति कि उनके लिए कानून अलग हो जाता है, प्रशासन के लिए अलग हो जाता है। एक ही संवैधानिक देश में न्यायपालिका को मानने के लिए एक व्यक्ति तैयार नहीं होता है। एक व्यक्ति अगर और झेल रहा है प्रशासन के इस दुष्कर्म को, तो क्या कर सकता है। किस मामले में जब साक्ष्य की बात हो रही है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और भी जो घटना स्थल से साक्ष्य मिले हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे प्रक्रिया में, क्योंकि हम लोगों के पास जो वीडियो पोस्टमार्टम के समय में बनाया जाता है वो अवेलेबल नहीं है। हमने उनके घर परिवार से बात की कल शाम में, तो हमने पूछा कि अच्छा, पोस्टमार्टम रूम के अंदर एक परिजन को जाना अलाउड रहता है, तो हमने पूछा कि किसी ने वीडियो बनाया, उन लोगों ने कहा नहीं। तो ये सबसे खटकने वाला बात था कि उन्होंने कहा कि किसी को अंदर आना ही नहीं दिया गया, किसी परिजन को। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमें चाहिए था एंट्री और एग्ज़िट, जो गोली लगी है सारी गोलियां लगभग उसके शरीर से बाहर हो गई हैं। तो गोली लगभग शरीर से बाहर कब होता है? जब बहुत ब्लैंक रेंज से गोली मारी जाए। क्योंकि अगर दूर से एक पिस्टल का, अगर आप जो मुंगेरी तमंचा जो भरत तिवारी लहरा रहे थे, उसका रेडियस या उसका रेंज अगर कहें तो मात्र 20 मीटर से 25 मीटर का होता है। पुलिस को बहुत अच्छे से पता था कि वो 50 मीटर के रेंज पे खड़ी है, तो भरत तिवारी को अगर मारना होता तो वो करीब आकर गोली चलाता। तो पुलिस को पता था कि इसके हाथ में जो पिस्टल है उससे हमारी जान नहीं जाएगी। इसलिए भी नहीं जाएगी क्योंकि 7.6 का जो पिस्टल होता है, जो 32 बोर की पिस्टल है, उससे जान नहीं जाती है। वो आज जिस तरीके से आप लोग एयर गन देखते होंगे, एयर पिस्टल्स, जैसे बलून मेला में फोड़ा जाता था, तो 7.6 का पिस्टल कुत्ता बिल्ली मारने का काम आता है, उससे आदमी चोटिल हो सकता है। और इसीलिए आपके आर्म्स एक्ट ने, जब आपको लाइसेंस मिलता है, तो 7.6 का बोर जो 3.2 बोर होता है, वो पिस्टल आपको दी जाती है। उससे आदमी को चोटिल किया जा सकता है, उससे मारा नहीं जा सकता। लेकिन पुलिस के पास प्रोहिबिटेड बोर होता है, 9mm होगा, 30.06 होगा, 303 होगा। ये सारे प्रोहिबिटेड बोर्स हैं जो आम आदमी नहीं रख सकता। वो किसी को कैजुअलिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत विषम परिस्थिति में। तो एंट्री बुल और एग्जिट बुल का अगर फोटो हमारे पास अवेलेबल होता, या अगर पोस्टमार्टम में हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाता है, तो आसानी साक्ष्य में ये होगी कानूनी प्रक्रिया में कि हम लोग को ये देखना होगा कि सारी गोलियां जो है वो एक ही पिस्टल से मारी गई हैं या फिर अलग अलग पिस्टल या राइफल से मारी गई। क्योंकि 3 गोलियां जो भरत तिवारी का जो साक्ष्य जो वहाँ के जो चश्मदीद बताते हैं कि भरत तिवारी को पहले उनके सामने 3 गोलियां मारी गई, लेकिन भरत तिवारी के शरीर में लगी कितनी गोलियां हैं? 5 गोलियां। एक गोली उसके प्राइवेट पार्ट को छेदते हुए प्यूबिक एरिया को क्रॉस कर गया। तो आप सोचिए कि आदमी अगर सामने सामने है, इस तरीके से अगर खड़ा है, तो गोली नीचे से तो जाएगी नहीं। वो क्या कहते हैं, वांटेड एक मूवी आया था, तो उसमें ऐसे घूम कर गोली जाती थी। ये क्राइम सीन जो और जो रील और रियल में फ़र्क है। तो आप समझिए कि नीचे से जाने के बाद गोली ऊपर, और कंक्रीट रहता तो हम एक समय के लिए मान सकते थे कि गोली रिबाउंड करती है, और कंक्रीट से या फिर स्टील अगर प्लेट्स है वहाँ से। ज़मीन पूरे का पूरा आपने देखा है जहाँ पर उसका एनकाउंटर हुआ कि मिट्टी से भरा हुआ जगह। भरत तिवारी ने सबसे बड़ा ग्राउंड एविडेंस जो दिया था, उनके पिस्टल में एक अंतिम गोली बची हुई थी जिसको उसने हवा में ऊपर करके फायर कर दिया था पिस्टल देने से पहले। क्योंकि भरत तिवारी को भी ये बात पता थी कि पुलिस उसको एनकाउंटर दिखा देगी, अगर एक भी गोली उसके गन में बचती है तो पुलिस ये कह देगी कि इसने हम पर गोली चलाई, एक गोली खुद को मार लेंगे अगर किसी पुलिस वाले को, और भरत तिवारी का एनकाउंटर को जस्टिफाई कर दिया था। उसने ये लाइव में कहा कि अब हमारे हथियार में गोली नहीं है, अब अगर ये लोग मेरे साथ छल करते हैं तो आप लोग देखिएगा, अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है हथियार उठाने का, अगर हमारी मांगे मान ली जा रही हैं तो। और उसने फेंक दिया था। तो साक्ष्य वहाँ पर 3 गोलियों के हैं जो वहाँ के लोकल आई विटनेसेस कहते हैं, लेकिन लगी 5 गोलियाँ। तो बाकी 2 गोलियाँ जो मारी गई वो सेम पिस्टल से मारी गई, सेम जगह पर मारी गई, या किसी दूसरे अन्य पिस्टल से किसी और जगह पर मारी गई।
इसका पता साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलता है। ये जांच एजेंसियों पे भी सवाल खड़ा करता है और इसी वजह से इस पर सबसे ज़्यादा जो बहस हो रहा है वो साक्ष्य के लिए, और इंतज़ार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही हो रहा था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर सार्वजनिक कर दिया जाता है तो पब्लिक को भाई, क्योंकि ये मैटर ही पब्लिक का उठाया हुआ मैटर है, PIL इस पर दायर किया गया, भले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर थोड़ी देर के लिए रोक लगा दिया, लेकिन पब्लिक की नज़र में तो आनी चाहिए ना सारी बातें। तो हमारे लिए साक्ष्य अति महत्वपूर्ण है इस मामले में, और उन्हीं साक्ष्यों के बदौलत जो भी अभियुक्त हैं उनको हम लोग सजा करा सकते हैं। तो आपको इस मामले में जांच एजेंसियों पर कितना भरोसा है, चूँकि अब ये एक सवाल खड़ा कर रहा है इस मामले में, तो जांच एजेंसियों पर वही जांच एजेंसी जिसने गोली मारी है वही जांच करेगी। मतलब बिल्ली को ही दूध का निगरानी अगर दे दीजिएगा तो दूध कितने देर तक रहेगा? सारे सबूत तो खुद ही मिटा लेंगे ये लोग। हमने तो कहा कि जब SDPO का जो ट्रांसफ़र होकर और उनको प्रमोशन दिया गया है, आपके चैनल के माध्यम से हम बार बार अपील करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति जो मोबाइल को, अपने मोबाइल फ़ोन को सिर्फ YouTube और सोशल मीडिया देखने के लिए इस्तेमाल नहीं करना जानता है, जो इसका अन्य उपयोग भी जानता है, 20 रुपये का खर्च आएगा एक गृह मंत्रालय को और एक प्रशासन के जो हेड हैं DGP साहब को, उनको एक RTI कीजिए और उनसे सवाल कीजिए क्या भारत देश में एक ही संविधान दोनों लोगों पर लागू होता है या अलग अलग संविधान और अलग अलग कानून हम लोगों पर लागू होता है? पुलिस के लिए एक अलग कानून है और हमारे लिए अलग कानून है, क्योंकि वो भी हमारे ही बीच से उठकर उस वर्दी को पहनते हैं जिस वर्दी पर आज वो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और हम लोग वही वर्दी पहनाने का काम पब्लिक ही करती है, क्योंकि हमारे बीच से ही लोग पढ़ लिख कर वहाँ पहुँचते हैं। तो आपको RTI हर व्यक्ति को करना चाहिए, और इतने RTI जाने चाहिए कि प्रशासन और मंत्रालय बाध्य हो जाए आपकी जवाब देने का, लीपापोती करने का उनको मौका नहीं मिला। आखिर किस बेसिस पर आपने न्यायालय का मजाक उड़ाते हुए एक 302 के अभियुक्त को प्रमोशन देते हुए और उसको आपने तबादला कर दिया, जबकि उनको होल्ड बैक कर लिया गया था, पुलिस लाइन बुला लिया गया था, और फिर एक तरह से एक तो आपने तमाशा मारा है न्यायपालिका के ऊपर। तो भाई हम तो चाहेंगे कि एक एक बच्चा RTI करे। आपके मोबाइल में ऑनलाइन RTI की सुविधा है, आप बस 20 रुपये से 30 रुपये का खर्च आता है, आप करें। और प्रशासन को ये बात पता चलनी चाहिए कि हमारा जो युवा वर्ग है, जिसके लिए एक भरत तिवारी शहीद हो गया, वो इतना नासमझ नहीं है, और उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं इस तरीके से। चूँकि ये जो युवा वर्ग है, आप उसके पथ प्रदर्शक रहे हैं, एक प्रेरणादायक अधिवक्ता रहे हैं, और आपने जो ये RTI वाली बात कही, ये काफ़ी मतलब मील का पत्थर साबित होगा इस प्रकरण में। तो आप इस कानून के शासन को और ये न्यायिक प्रक्रिया जो चल रहा है और नागरिकों का अधिकार का बात जब आया, तो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को आप मतलब एक रैप अप कहा जाए करने को, या इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नागरिकों का अधिकार तो सबसे पहले इन्हीं नागरिकों के अधिकार को बचाने के लिए तो प्रशासन को बनाया गया था ना। इन्हीं की सुरक्षा, इन्हीं के फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए और लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रशासन का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन आज के डेट में हमारा प्रशासन ही उन सारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करने में लगा है। आपको राइट टू लिव आपका ख़त्म, भरत तिवारी इनकाउंटर ख़त्म हो गया। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो आपको मिला ये फंडामेंटल राइट्स के तौर पर, अब देखिए उसके ऊपर बंदिश लगाने की सारी प्रक्रियाओं को चालू कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट हाईवेज पर ट्रेवल करने के लिए आप पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए। अब ये लागू हो जाएगा। कल ही परसों के चैनल्स पे चल रहा था, ये न्यूज़ पर आया कि अब पर किलोमीटर ₹1.25 आपको लगेगा। तो अब सोचिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है अब वो भी बाधित हो रहा है। अब आप फ्रीली कहीं घूम नहीं सकते हैं, ठीक है। जो अब सोचिए कि आम जिस आदमी को अपने ही शहर तक घूमना है उसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन जिनके पास 4 व्हीलर्स है, जो हमारे आपके तरह लोग हैं जिनको बाहर जाना है, आना है, दूसरे ज़िला में रोज़ जाना पड़ता होगा, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं हैं, बस का किराया महंगा हो जाएगा, आम आदमी के लिए हर कुछ महंगा हो गया। जो भी फॉडर्स या फिर वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ जो आम की ज़िंदगी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जो आती हैं दूसरे ज़िलों से, जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से या फिर दूसरे राज्यों से, अब वो भी महंगा होते चला जाएगा। स्टेट हाईवेज पर भी अगर आपको टैक्स लगने लगा तो सबसे बेवकूफ़ हम ही लोग हैं। जैसे पहले कहा कि हमारे ही टैक्स से, एक तो इक्विटी टैक्सेशन का एक पॉलिसी है कि एक आदमी को एक ही तरह से टैक्स देना चाहिए। तो बताइए कि हम हर तरह से टैक्स हम दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स तो हमसे इनकम टैक्स के नाम पर ले लिया जा रहा है, उसके बाद हर चीज़ में इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ है। आप अब GST भी दे रहे हैं,
खाने पर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि सर्विस टैक्स के नाम पर भी आपको टैक्सेस देना पड़ रहा है, और फिर अब अगर आपका मूवमेंट भी अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उस पर भी टैक्स लगने लगा, तो आम आदमी तो सिर्फ झेल रहा है ना बिहार सरकार को। बिहार सरकार जो अभी नई सरकार आई है, नीतीश जी को हम लोग इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि अब जब कंपैरिजन आप करते हैं तो देखिए कि नीतीश कुमार ने पहले स्टेट हाईवेज से सारे टैक्सेस हटा दिए थे। अब ये सरकार जो आई है वो आपको देने के लिए कुछ भी इसके पास नहीं है, आपसे लेने के लिए सब कुछ है इसके पास, बस दोहन पूरे बिहार का हो रहा है। और अब सरकार से इसलिए जनता अब एक आंदोलन, एक सत्याग्रह और एक बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट के तौर पर अब तैयार हो रही है। हमको लग रहा है क्योंकि युवा वर्ग जो भी पढ़ा लिखा है, ये मांग अब सोशल मीडिया पे उठने लगी है। तो ऐसा ना हो कि एक बड़ी क्रांति का आगाज़ फिर से बिहार से शुरू हो जाए, क्योंकि बिहार को क्रांति का जनक कहा जाता है। आप नील सत्याग्रह से लेकर के अभी तक, अब जितना 1947 में भी बिहार का पहला सत्याग्रह आरा से ही शुरू हुआ था ना। 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी था, आपने देखा होगा कि बिहार पर जब जगदीशपुर पहुंचा तो इसने एक अलग रुख ले लिया था। तो बिहार क्रांति का जनक रहा, और हमको इस डर है कि ऐसा ना हो कि बिहार एक बार फिर से इस नए मुख्यमंत्री की वजह से क्रांति को देख ला। उम्मीद है आप इस पूरे प्रकरण को हमारे विशेषज्ञ अमृतांशु वत्स जी से क्लियरिटी के साथ समझ पाए होंगे। ऐसे ही तमाम तार्किक चर्चाओं के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं बिहार वाइब्स के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पे, और आप अपने सुझाव, टिप्पणियां हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। जय बिहार।